नमस्कार, मैं जनमत शिवम गौतम। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बसों से कोटा से अपने छात्रों को बुलाने के बाद में राजस्थान सरकार ने 36,36,000 का बिल भेजा था, उस बिल को आज यूपी सरकार ने भुगतान कर दिया है। लेकिन इससे पहले जिस तरीके की राजनीति इसके ऊपर हो रही है और उसके अलावा जो जुड़ी हुई खबरें हैं, उससे पता चलता है कि कांग्रेस किस तरीके की राजनीति में विश्वास रखती है। और कांग्रेस के जो नेता हैं वो अपनी ही पार्टी के जो दूसरे राज्यों में कामकाज हो रहा है उस पर ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि दूसरे राज्यों की सरकारों को परेशान करने का काम करते हैं। कोरोना जैसे संकट में भी राजनीति करने से बाज नहीं आते हैं। ताजा मामला ये है, आज राजस्थान सरकार की तरफ से सचिन पायलट और प्रताप सिंह खचरियाबाज, जो कि राजस्थान सरकार में परिवहन मंत्री हैं, उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें यह दावा किया गया कि 19 लाख रुपए का जिस बिल की बात यूपी सरकार कर रही है, संबित पात्रा जिसका चेक दिखा रहे हैं, वो डीजल के लिए था, जिसके लिए लखनऊ से जो उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन है उसने पहले ही लिखित में दिया था। और उत्तर प्रदेश सरकार बेकार की बातें करके हमने बसों का कोई किराया नहीं मांगा है, इसको झूठा प्रचार कर रही है। और खचरियाबाज ने तो संबित पात्रा को झूठ की मशीन तक बता दिया। लेकिन हकीकत यह है कि 36,36,000 का जो बिल भेजा गया था वो उन बसों के लिए था जो बसें कम पड़ गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 600-700 बसें भेजी थी कोटा में छात्रों को लाने के लिए, लेकिन छात्रों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम ने राजस्थान सरकार से अनुरोध किया था कि वो अपनी कुछ बसों के द्वारा आगरा के फतेहपुर सीकरी और झांसी तक छात्रों को छोड़ दें, वहाँ से हम अपने छात्रों को उत्तर प्रदेश में पहुँचाने का काम करेंगे। इसके लिए 94 बसें लगाई गई थी और उन 94 बसों के किराए के तौर पर राजस्थान सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम को 36,36,000 रुपए का एक बिल थमाया था, जिसको आज भुगतान कर दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस एक तरफ उन छात्रों को उत्तर प्रदेश वापस भेजने के किराए भी मांग रही है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार पर घिनौनी राजनीति करने का आरोप लगा रही है और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता कांग्रेस की पोल खोल रहे हैं उनको झूठा या झूठ की मशीन बताने की कोशिश भी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भूल जाती है कि अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस की महासचिव प्रियंका वाड्रा ने एक ड्रामा किया था जिसमें 1000 बसें राजस्थान से मंगाने की बात की थी, जिन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस ने बॉर्डर पर रोक दिया था। और उसमें वजह ये बताई गई थी कि उनमें से कई सारे नंबर तो ऐसे थे जो ऑटो के थे, एम्बुलेंस के थे या स्कूटर मोटरसाइकिल के भी थे, जो कि बसों के नंबर बताकर परमिशन मांगी गई थी। तो निश्चित तौर पर यह घिनौनी राजनीति कोरोना के बीच में करना कांग्रेस को कितना महंगा पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब इसकी वजह से जो उत्तर प्रदेश की विपक्षी पार्टियां हैं वो भी खुलकर सरकार के साथ आती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी कड़ी में मायावती ने आज कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और मायावती ने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस ये जो गंदी और घिनौनी राजनीति कर रही है उससे उसे बाज आना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की राजनीति करना वो भी कोरोना संकट के समय पर बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। मायावती ने अपने ट्वीट में कहा कि राजस्थान की कांग्रेसी सरकार द्वारा कोटा से करीब 12,000 युवक युवतियों को वापस उनके घर भेजने पर हुए खर्च के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार से जो 36,36,000 रुपए देने की मांग की गई है वो कंगाली और अमानवीयता को प्रदर्शित करता है। दो पड़ोसी राज्यों के बीच में ऐसी गंदी और घिनौनी राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये कहना है मायावती का। आगे के ट्वीट में मायावती कहती है कि कांग्रेसी राजस्थान सरकार एक तरफ कोटा से यूपी के छात्रों को अपनी कुछ बसों से वापस भेजने के लिए मनमाना किराया वसूल रही है, तो दूसरी तरफ जब प्रवासी मजदूरों को यूपी में उनके घर भेजने के लिए बसों की बात करते हैं तो वो राजनीति करना शुरू कर देती है। ये कितना उचित और मानवीय है। एक और ट्वीट किया मायावती ने और उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार जिस तरीके से ड्रामा कर रही थी 1000 बसें भेजने का और उन बसों से मजदूरों को उत्तर प्रदेश वापस भेजने का, उसके बजाय अगर वो ट्रेनों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में उन प्रवासी मजदूरों को भेजने का काम करती तो शायद मजदूरों का भी भला होता और इससे जल्दी भी हो जाती। यानी कि सीधे तौर पर मायावती इस मामले में पूरी तरीके से यूपी सरकार के साथ खड़ी हुई है, यूपी के लोगों के साथ खड़ी हुई है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है कि अपनी घिनौनी
राजनीति पर पर्दा डालने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने जो उन्होंने गलतियां की हैं उसको छुपाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। ऐसे समय पर जब सारी राज्य सरकारें अपने यहाँ फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को, छात्रों को वापस भेजने के लिए अपनी तरफ से ट्रेनों का किराया भुगतान कर रही हैं या अपनी बसें लगा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान सरकार है कि अगर कोटा में जो लाखों छात्र कोचिंग सेंटर्स में पढ़ते हैं, वहाँ रहते हैं, अगर वो अपने घर वापस जाना चाहते हैं तो राजस्थान सरकार उसका भी किराया वसूली करती है और वो भी मनमाने ढंग से। आप देखिए 94 बसों का जो किराया मांगा गया है, ये करीब 300 किलोमीटर का एरिया पड़ता है कोटा से लेकर फतेहपुर सीकरी के बीच में। तो 300 किलोमीटर के लिए 36,36,000 रुपये वसूलना सीधे तौर पर मुनाफाखोरी है। और जो डीजल के लिए पैसा उत्तर प्रदेश सरकार ने चुकाया उसको ये कह रहे हैं कि इन्होंने पहले ही कहा था और ये झूठ बोल रहे हैं। सीधे तौर पर राजस्थान की ये गंदी राजनीति और जो घिनौनापन है वो अब सामने आना है। और इसके साथ साथ प्रियंका वाड्रा भी इस पूरे मामले में एक्सपोज हो गई है। कांग्रेस का पूरा आला कमान एक्सपोज हो गया है, क्योंकि प्रियंका वाड्रा ने यह दावा किया था कि वो 1000 बसें कांग्रेस की तरफ से देगी। इसको लेकर भी सचिन पायलट ने आज ये कहा कि जो बसें प्रियंका वाड्रा की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से भेजी गई थी उनका राजस्थान सरकार से कोई लेना देना नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से थी। और राजस्थान सरकार ने जो बिल भेजा है वो डीजल के लिए भेजा है, यानी यहां भी वो उस बात को छुपाने की कोशिश कर रहे थे जो 36,36,000 के बिल को लेकर पत्रकार उनसे पूछ रहे थे। राजस्थान सरकार को जो डीजल का पैसा दिया गया था वो 5 मई को दिया गया था और जो किराए का पैसा दिया गया 36,36,000 रुपए का वो दिया गया है 21 मई को। तो सीधे तौर पर ये दोनों जो डेट है इनमें काफ़ी अंतर है। और उसके बावजूद अगर कांग्रेस के मंत्री और कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं तो उसका वजह ये है कि अब इतनी ज़्यादा घिनौनी राजनीति करने के बाद जब लोगों के बीच में ये बात जाएगी तो कांग्रेस की कितनी मट्टी पलीद होगी। कांग्रेस का जो शाही परिवार है यानी कि सोनिया के बेटा बेटी, उनको भी लोग सवाल पूछेंगे कि एक तरफ आप मजदूरों के लिए 1000 बस देने की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के छात्र जब कोटा में फंसते हैं और वहां लॉकडाउन में फंस जाते हैं, उसके बाद जिस तरीके से कोटा में कोरोना वायरस की महामारी बहुत बड़े स्तर पर फैलती है, उन छात्रों के ऊपर, उनके जीवन के ऊपर संकट के बादल मंडराने लगते हैं और उनके खाने पीने में दिक्कतें आती है, तब वो परेशान होकर जब छोटी छोटी उम्र के जो छात्र छात्राएं हैं अपने घरों को वापस जाना चाहते हैं, उस समय राजस्थान सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है, न तो वहाँ बसें उपलब्ध कराती है और ना ही दूसरे तरीके की सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश करती है। वहाँ से ज़्यादातर छात्र टैक्सी करके अपने घरों को परमिशन लेके जाने की कोशिश करते हैं और इन सब परेशानियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार आगे बढ़कर एक बड़ा फैसला लेती है और वो राजस्थान सरकार से अनुरोध करती है कि आप हमें परमिशन दीजिए, हमारी बसों को आने की परमिशन दीजिए और हम अपने खर्चे पर अपने छात्रों को उत्तर प्रदेश वापस लाने की कोशिश करेंगे। जिसके बाद राजस्थान सरकार परमिशन तो दे देती है लेकिन डीजल का पैसा वसूलती है और जब बसें कम पड़ जाती है तो उन बसों के किराए के तौर पर 36 लाख रुपए मांग लिए जाते हैं। दूसरी तरफ राजस्थान सरकार की तरफ से सफाई दी जाती है कि हमने मानवीयता दिखाते हुए आपकी बसों को न पॉल्यूशन चेक किया, न परमिट के पैसे मांगे, न रोड टैक्स के पैसे मांगे और आप इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। यानी राजस्थान सरकार ये कहना चाह रही है कि उसने अगर उन बसों को के लिए रोड टैक्स माफ कर दिया, परमिट की छूट दे दी या फिटनेस वगैरह की छूट दे दी तो ये बहुत बड़ा एहसान उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर किया। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि आज पूरे देश के अंदर जिस तरीके से प्रवासी छात्रों को या प्रवासी मजदूरों को या दूसरे लोगों को जो अन्य कारणों से दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं उन्हें वापस अपने घर भेजने के लिए हर राज्य कोई ना कोई कोशिश में लगा हुआ है। अपनी तरफ से उसके लिए खर्चा किया जा रहा है, केंद्र सरकार की तरफ से उसके लिए मदद दी जा रही है, तमाम स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं और 25 मई से तो विमान भी चला दिए जाएंगे। उसके बावजूद अगर ऐसी स्थिति में कोई फंसता है तो उसकी मदद करने की बजाय अगर राजनीति की जाएगी तो उस राजनीति की जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है। और यही वजह है कि मायावती भी इस मामले में बीच में कूदी और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार का समर्थन किया और इस तरीके से कांग्रेस पूरी तरीके से बेनकाब हुई इस मामले में। और कांग्रेस की जो असंवेदनशीलता है या फिर ऐसे मामलों में कांग्रेस जो घपले करने के मामले में सामने आती है वो भी अब स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के पूरे कच्चे चिट्टे खुलकर सामने आ रहे हैं। हमने कल आपको बताया था कि किस तरीके से किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र सरकार में 100 करोड़ के भोजन घोटाले की बात की है और उसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर जो मजदूर महाराष्ट्र से आ रहे हैं वो ज़्यादातर पॉजिटिव पाए जा
जा रहे हैं कोरोना मामलों में, और इस तरीके से ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र सरकार अपने यहाँ मरीजों की संख्या कम दिखाने के लिए उन मजदूरों को या दूसरे जो प्रवासी लोग हैं या जो फंसे हुए यात्री हैं उनको अपने प्रदेशों में वापस भेज रही है, और उसे पता है कि वो बीमार हैं, उनको बीमार नहीं बताया जा रहा है। इस तरीके से हजारों लोगों की जिंदगी को जो जिनके साथ वो लोग सफ़र करेंगे और उसके बाद जब अपने परिवार के साथ पहुंचेंगे, अपने गांव पहुंचेंगे, अपने कस्बे में पहुंचेंगे, तो वहां भी हजारों लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल देंगे वो संक्रमण फैलाकर। ये स्थिति महाराष्ट्र में कांग्रेस समर्थित शिवसेना सरकार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ ऐसी स्थिति के लिए पंजाब सरकार भी इसकी आलोचना कर चुकी है, और राजस्थान सरकार है वो अलग तरीके की राजनीति करती है। तो कांग्रेस जो आज कर रही है इसकी पुरानी परंपरा रही है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस का जो शाही परिवार है वो भी इस पूरे मामले में एक गंदी राजनीति करता हुआ नजर आ रहा है। पहले राहुल गांधी ने तमाम आरोप लगाए थे केंद्र सरकार के ऊपर, उसके बाद सोनिया गांधी ने पीएम केयर फंड पर सवाल उठा दिए, और बाद में प्रियंका वाड्रा उतर पड़ी जो उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ाई करने की बजाय, उसकी प्रशंसा करने की बजाय उसी को सवालों के घेरे में खड़ा करना उन्होंने शुरू कर दिया। निश्चित तौर पर कांग्रेस को ऐसी गंदी राजनीति से बाज आना चाहिए, क्योंकि जिंदगी से बड़ा कुछ भी नहीं होता। जिंदगी है तो सब कुछ है, और जब नागरिक ही नहीं रहेंगे तो कांग्रेस ये घिनौनी राजनीति किसके ऊपर करेगी, उसका वोट बैंक कहां से बचेगा, और जो अभी मरीज हैं या जो पीड़ित हैं उसमें कांग्रेस के वोट बैंक के लोग भी हो सकते हैं, उसके तुष्टीकरण वाले कोटे के लोग भी हो सकते हैं। तो उसे इन गंदी हरकतों से बाज आना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।